गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इंग्लिश टर्म चैनल में स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। आज हम क्लास 9th की बात करेंगे। मैं आपके लिए वीडियो बहुत पहले से बनाना चाहता था, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब हम देखेंगे आज प्रीवियस ईयर पेपर को। जैसा कि हम जानते हैं कल 6 दिसंबर को आपकी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पेपर में आपका 60 से 70% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। हम सब जानते हैं एमपी बोर्ड का पैटर्न ऐसा ही है, तो आप सब इसको देखें और आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप सिर्फ इस वीडियो को देख लेते हैं तो भी आपके अच्छे मार्क्स आने की मैं गारंटी लेता हूँ। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यह पेपर है आपके पिछले वर्ष का। तो इसमें देखेंगे हम क्लास 9वीं का है, इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट सेक्शन आता है आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपका पहला प्रश्न आएगा, यह होगा अनसीन पैसेज। देखिए इसको पढ़ेंगे। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? साइंस के युग में रह रहे हैं। एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब रोज क्या होता है, नए नए आविष्कार होते हैं। किस लिए? ताकि मानवता का विकास हो सके, मानवता की भलाई हो सके। द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। मतलब साइंटिफिक इन्वेंशन, वैज्ञानिक जो हमारा आविष्कार है वो शुरुआत कब हुई? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, हमारा जब औद्योगिकरण हुआ 1789 का, उस सन के बाद आपकी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ही आपकी इन्वेंशन स्टार्ट हुई साइंटिफिक। विद इन 200 ईयर्स साइंस हैज़ मेड वंडरफुल प्रोग्रेस। मतलब इन 200 वर्षों में साइंस ने बहुत अच्छी तरीके से तरक्की की है। द एरोप्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। मतलब जो साइंस की सबसे बड़ी इन्वेंशन बताई गई है वो एरोप्लेन को बताया गया है। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉन सो फार। मतलब ये बोला गया है फास्टेस्ट, EST आया है, 3rd डिग्री उसकी आया, मतलब बताया है सारे ट्रांसपोर्ट की तुलना में सबसे तेज कौन सा है? हमारा एरोप्लेन है। हमने देखा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे तेज क्या साधन है? आपका एरोप्लेन होता है। एन एरोप्लेन रिसेम्बल्स ए फ्लाइंग बर्ड इन शेप। मतलब एक एरोप्लेन कैसा नजर आता है? एक चिड़िया के जैसे, उड़ती हुई चिड़िया के जैसे नजर आता है। इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर द पैसेंजर्स एंड केबिन फॉर द पायलट। मतलब एक एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर्स के लिए सीट होती है और केबिन होता है, चौकोर एक डब्बा होता है जिसमें पायलट बैठा होता है। केबिन होता है जैसे बसों में होता है उसी तरीके से। दिस केबिन इज कॉल्ड कॉकपिट। ये केबिन क्या कहलाता है? कॉकपिट कहलाता है। इट हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाय पेट्रोल। मतलब इसके अंदर एक इंजन होता है, वो किस काई से काम करता है? पेट्रोल से काम करता है। इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट वेरी हाई स्पीड। मतलब ये काई से बना होता है, मेटल से बना होता है और बहुत हाई स्पीड्स में उड़ता है। ठीक है। बिफोर टेकिंग ऑफ इट रन्स ऑन द रनवे फॉर सम डिस्टेंस गैदर स्पीड। मतलब क्या है, जब टेक ऑफ करता है, जब प्लेन हवा में उड़ता है उसके पहले वहाँ क्या करता है? रनवे पर कुछ सम डिस्टेंस के लिए, गैदर स्पीड करने के लिए रनवे पर दौड़ता है, रनिंग लगाता है। देन इट सडनली हॉप्स अप द अर्थ एंड टेक्स ऑफ। मतलब क्या होता है? एक सडनली वो झटके से ऊपर उठता है और हवा में उड़ने लगता है। अब हमें इसका देखना है। तो द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ। मतलब साइंटिफिक वैज्ञानिक आविष्कार जो हुए किस सन के बाद शुरू हुए? तो हमने देखा 1789 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1789 लगाएंगे। बहुत इजी है, आता है आपका पेपर, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। आप आराम से बस पेपर दें, आपका काम हो जाएगा। इस पेपर को देखें, मैं 100% आपकी गारंटी दे रहा हूँ, आप अच्छे मार्क्स लाओगे। देखिए, द केबिन फॉर द पायलट कॉल। जो केबिन है उसको क्या कहा जाता था? पायलट के लिए जो केबिन होता था, ढूंढेंगे इसमें केबिन शब्द कहाँ आया है। केबिन शब्द आया है आपका इधर, केबिन फॉर द पायलट कॉल्ड कॉकपिट। केबिन फॉर द पायलट क्या कहलाता है? कॉकपिट कहलाता है, जहाँ पे बैठ के पायलट प्लेन को उड़ाता है, कंट्रोल करता है। एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट वर्क बाय। एरोप्लेन का इंजन कैसे वर्क करता है? किस चीज़ से चलता है? पेट्रोल से चलता है। इसमें मिसप्रिंट हुआ है, पेट्रोल ही लिखा हुआ है, पर पेट्रोल की बात हो रही है। ठीक है, पेपर में हमें घबराना ही नहीं, अगर मिसप्रिंट हो तो भी हम सही ऑप्शन जो लग रहा है मोस्ट सुटेबल आंसर लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। मतलब इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज ट्रांसपोर्ट का साधन बताया गया है? तो एरोप्लेन बताया गया है। बहुत आसान पेपर आया था आपका, इस बार भी आपका बहुत आसान पेपर आएगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। वी आर लिविंग इन द, तो हम काई में रह रहे हैं, एज ऑफ इंडस्ट्रियल, मॉडर्न एज ऑफ इन्वेंशन और एज ऑफ साइंस। क्या लिखेंगे इसका हम? अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लग सकती है, सब कुछ लग सकता है, पर फर्स्ट लाइन देखेंगे। हमें पैराग्राफ में जो दिया है उसके आधार पर देना है। पैराग्राफ में क्या दिया? वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। तो हम कहाँ पे रह रहे हैं?
साइंस के युग में रह रहे, तो क्या ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, एज ऑफ साइंस। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। मैडम मैरी क्यूरी के बारे में बताया गया। मैरी क्यूरी कौन थी, उनके बारे में छोटी मोटी कहानी है, आपको पढ़ना है। 2 पैसेज आते हैं आपके 5-5 नंबर के, बहुत ईजी पैसेज आते हैं। तो देखिए, मैरी क्यूरी वॉज द मोस्ट एकम्प्लिश साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री, मतलब मैरी क्यूरी क्या है? बहुत फेमस साइंटिस्ट है हिस्ट्री में, इतिहास में उनका नाम जाना जाता है। टुगेदर विद हर हस्बैंड पेरी एड डिस्कवर्ड रेडियम, मतलब उन्होंने और उनके पति ने मिलकर क्या आविष्कार किया था? रेडियम। रेडियम मतलब जो चमकने वाली चीज़ होती है ना अंधेरों में, जो पेड़ पे लगती है, उसको रेडियम बोला जाता है, गाड़ियों में लगाया जाता है वो। An element widely used for treating cancer and studied uranium and other radioactive substances, मतलब रेडियम का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, और स्टडीड यूरेनियम एंड अदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, उन्होंने रेडियम पे तो आविष्कार किया ही किया, यूरेनियम में भी किया, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में भी किया। पेरी एंड मैरी हैड एमिकेबल कोलेब्रेशन, मतलब उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, दोनों का साथ बहुत अच्छा था। मैडम क्यूरी वॉज बोर्न इन 1867 इन वार्साव, मतलब मैडम क्यूरी का जन्म कब हुआ? 1866 में हुआ, वार्साव में, पोलैंड देश में हुआ। वेयर हर फादर वॉज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, मतलब उनके पिताजी क्या थे? वहाँ पे फिजिक्स के प्रोफेसर थे। एट एन अर्ली एज शी डिस्प्लेड ए ब्रिलियंट माइंड एंड ए कैजुअल हाई आफ्टर हाई स्कूल, मतलब क्या? डिस्प्लेड ब्रिलियंट माइंड एंड कैजुअल पर्सनैलिटी, मतलब उनका माइंड बहुत शार्प था और अच्छी पर्सनैलिटी भी रखती थी वो। ठीक है, हर एक्सपीरियंस ऑफ फॉर लर्निंग प्रमोटेड हर कंटिन्यू विथ हर स्टडीज आफ्टर हाई स्कूल, मतलब उनकी बहुत चाहत थी आगे पढ़ने की, हाई स्कूल के आगे और पढ़ने की। शी बिकेम डिस्ट्रंगर्ड, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जब उनको पता चला। क्या पता चला? देखिए, हाउ एवर वेन शी लर्न दैट द यूनिवर्सिटी इन वर्साव वॉज क्लोज फॉर वुमन, मतलब उनको पता चला वर्साव की यूनिवर्सिटी में वुमेन्स के लिए क्लोज हो गई। पहले के समय में महिलाओं को शिक्षा की आज़ादी नहीं थी, तो उनको पता लगा कि महिला शिक्षित नहीं हो सकती वहाँ से। डिटरमाइंड टू रिसीव हर हायर एजुकेशन शी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड इन 1891, उन्होंने पोलैंड को छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए, सोर्बोन फ्रेंच यूनिवर्सिटी, फ्रांस में चले गए। वेयर शी अर्न हर मास्टर्स डिग्री इन डॉक्टरेट इन फिजिक्स, वहाँ पे उन्होंने आगे की पढ़ाई की और मास्टर्स और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की फिजिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैडम क्यूरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम, मतलब मैडम क्यूरी को मास्टर्स की डिग्री कहाँ से मिली थी? वर्साव में उनका जन्म हुआ, पर वहाँ पे उनको मना हो गया था, तो क्या लिखा है? आखिरी लाइन में लिखेंगे सोर्बोन। तो सोर्बोन गए थे वो, सोर्बोन नाम की एक जगह है फ्रांस में, वहाँ जाके उनने अपनी डिग्री हासिल की। मैडम क्यूरीज मैरीज फादर क्या थे? मैडम के फादर क्या थे? मैरी के फादर क्या थे? तो बताया गया है प्रोफेसर थे। ठीक है, अगला, मैरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस, मतलब मैरी पोलैंड से फ्रांस में गई थी, क्यों गई थी? तो यह इसका बात होगा आपका वॉज डिस्ट्रेस्ड, मतलब वह परेशान थी, वो चिढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पे अब वो इतनी लगन थी उनमें पढ़ाई के लिए कि उनको उस जगह पे मना हुआ था, पर वो दूसरी जगह पे चली गई पढ़ने के लिए, आगे के हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, मैरी क्यूरीज डॉक्टरेट वॉज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, मतलब किस कैटेगरी में उनको मास्टर्स उन्होंने हासिल किया? तो आखिरी लाइन हम देखेंगे, आखिरी लाइन में हमें क्या दिया है देखेंगे हम। आखिरी लाइन में दिया है डॉक्टरेट इन फिजिक्स, तो उन्होंने क्या हासिल किया था? डॉक्टरेट इन फिजिक्स किया था, फिजिक्स कैटेगरी में किया था उन्होंने, भौतिकी में किया था। अगला, नाउन ऑफ वर्ड डिस्कवर, अब डिस्कवर का नाउन क्या होगा? तो हमारा होगा डिस्कवरी। डिस्कवरी जो वर्ड होता है, डिस्कवर का नाउन होता है, नाउन मतलब संज्ञा, किसी चीज़ का नाम। ठीक है, आप ये 2 क्वेश्चन कर लेते हो, आपके 10 नंबर यहीं पक्के हो जाते हैं। अगला सेक्शन बी आएगा, सेक्शन बी है हमारा राइटिंग, लिखित वाला, इसमें आपको लिखना होगा। अब देखिए, इसमें बायोगैस के बारे में दिया गया है, अब इसको नोट मेकिंग क्या, आपको पहले पैराग्राफ को पढ़ना और समझना पड़ेगा। देखिए, राइटिंग सेक्शन आप छोड़ ही नहीं सकते हो, अगर आपको अच्छे मार्क्स अचीव करना है, लाने हैं, तो आपको राइटिंग सेक्शन अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए, नोट मेकिंग, आपको नोट मेकिंग बताइए, 2 तरीके की नोट मेकिंग होती है, एक पॉइंट वाइज होगी, एक नंबरिंग डाल के अच्छे से होती है, और एक आप डायरेक्ट पॉइंट उठाकर भी लिख सकते हैं। देखिए, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब क्या कहा गया है? बायोगैस जो होती है वो काई का मिक्सचर होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। द मेजर कंस्टिट्यूएंट
बीइंग मिथेन, मतलब उसका मुख्य रूप से क्या होता है, मिथेन गैस होती है उसके अंदर। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, हमने देखा होगा गोबर गैस जिसे बोला जाता है लोकल वर्ड में, वही बायोगैस की बात हो रही है। सम टाइम प्लास्ट वेस्ट, उसमें क्या डाला था, प्लांट वेस्ट और गाव डंक वगैरह जो एनिमल वेस्ट होता है वो डाला जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर डालकर उसको सड़ाया जाता है, उससे मिथेन गैस निकाली जाती है, उसको यूज़ किया जाता है। एनारोबिक डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब उसको ऑक्सीजन नहीं देते, वाटर देते हैं, उसमें सड़न होती है, सड़न से स्मेल बनती है, वो गैस बनती है, उसका यूज़ किया जाता है। बायोगैस इज ए नॉन पोल्यूटिंग क्लीन एंड लो कॉस्ट फ्यूल विच इज़ वेरी यूजफुल इन रूरल एरियाज वेयर लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट आर अवेलेबल, मतलब बायोगैस एक नॉन पोल्यूटिंग है, मतलब उससे प्रदूषण नहीं होता है, और क्लीन एंड लो कॉस्ट, बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि गाँव में एनिमल वेस्ट जो गोबर वगैरह होता है वो आसानी से अवेलेबल हो, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो कृषि से रिलेटेड कचरा निकलता है वो भी बहुत है हमारे पास, तो यहाँ एक सस्ता और टिकाऊ साधन है हमारे पास। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट केटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड 240 मिलियन, मतलब भारत में 240 मिलियन, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा केटल पॉपुलेशन है। केटल पॉपुलेशन मतलब जो गाय वगैरह होती है, गाय भैंस वगैरह, वो पॉपुलेशन है हमारे पास। है ट्रेमेंडस पोटेंशियल ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, मतलब भारत के पास सबसे ज़्यादा पावर है बायोगैस बनाना चाहे तो। फ्रॉम ए केटल डंग अलोन वी कैन प्रोड्यूस बायोगैस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 22,500 mm3, मतलब मिलीमीटर क्यूब तक एनुअली हम बना सकते हैं साल भर में, अगर सही से यूटिलाइज करें तो। एयर टाइट डाइजेशन एंड डिग्रेशन ऑफ एनिमल वेस्ट इज सेफ एज एलिमिनेट्स हेल्थ हैजार्ड विच नॉर्मली अकर्ड इन केस ऑफ डायरेक्ट डंग ड्यू टू डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स, मतलब ये बोला जा रहा है अगर हम खुले में गंदगी को फेंकेंगे, काउ डंग वगैरह को फेंकेंगे तो उसमें बैक्टीरियाज पैदा हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, ये सब हमें नुकसान करेगी, पर हम इसका फ्यूल के तौर पे यूज़ करेंगे तो हमें हेल्प करेगी और हमें एक फ़ायदा देगी, हमें फ्यूल की प्रॉब्लम खत्म करेगी हमारी। अब इसका हम नोट मेकिंग देखेंगे, नोट मेकिंग कैसे। देखिए, जैसा कि आपको बताया है, नोट मेकिंग में आप या तो पॉइंट करके लिख दीजिए या डायरेक्ट पॉइंट लिख दीजिए, तो हम देखेंगे सबसे इजी वे क्या है। नोट मेकिंग लिखा, बायोगैस लिखा, व्हाट इज इट, क्या है वो, तो वो है मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, अब इन सब गैसों का मिक्सचर है। दूसरा पॉइंट लिखा, आप इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, टाइटल देकर 1 हेडिंग हो गई, फिर 1.1 1.2 फिर 2 2.1 2.2 इस तरीके से। बेनिफिट्स मतलब पहले देखेंगे, प्रोड्यूस बाय एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन एब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब क्या है, बैक्टीरिया के जरिए इसको तोड़ा जाता है और उससे फ्यूल बनाया जाता है हमारा मीथेन गैस निकाल कर, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है, नॉन पोल्यूटिंग, इससे प्रदूषण नहीं होता, क्लीन होती है, साफ सुथरी होती है, लो कॉस्ट फ्यूल, बहुत सस्ता फ्यूल है, यूजफुल फॉर रूरल एरियाज, मतलब ये हमारे ग्रामीण एरियाज में बहुत काम की चीज़ है, जो कि गाँव डंग बहुत निकलता है। इंडिया हैविंग लार्ज केटल पॉपुलेशन कैन प्रोड्यूस बायोगैस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 22,500 मिलीमीटर क्यूब एनुअली, मतलब इतना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। एलिमिनेट्स हेल्थ हैजार्ड एंड ऑकरिंग ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ फेशियल एंड पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स, मतलब इससे बहुत सारे फायदे। अब हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ पैराग्राफ की लाइनें उठा के लिखी। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, बहुत समस्या आ रही है, तो आप कुछ मत कीजिए, इस तरीके से थोड़ा सा जमा के लिख दिया, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा और ऐड करने के लिए, हम मार्क्स बढ़ाने के लिए इसमें हम कर सकते हैं, कोई बड़ा शब्द आया उसको हम छोटा करके लिख देंगे, तोड़ फोड़ कर लिख देंगे और उसको एब्रीविएशन दे देंगे, तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपको लिखा है पोल्यूटिंग, इसकी थोड़ी स्पेलिंग बिगाड़ी आपने, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत कर नीचे लिख देंगे एब्रीविएशन और फॉर दिस करके आप एब्रीविएशन दे दीजिए, तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आया है आपकी एप्लीकेशन। अब वो बायोगैस वाला जो नोट मेकिंग है आपकी 4 नंबर की आती है, ठीक है, और 4 नंबर की आती है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन देखिए, यू आर निशी कौरव स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बुरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब आपकी एप्लीकेशन फिक्स है, या तो स्कूल लिविंग आ जाती है या कुछ भी आ जाती है। 9th के लेवल में बहुत आसान लेवल रहेगा, 9th और 10th का लगभग लेवल सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन आपका सेम ही रहेगा। तो आपको देखिए, हम राइटिंग सेक्शन में देखेंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे देखेंगे। देखिए, हमने लिखा, सबसे पहले एप्लीकेशन लिखी, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आती है डेट। फॉर्मेट आपका सही है तो आपको आधे नंबर तो वैसे ही होगा, आपके फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं और अंदर का कंटेंट के भी मार्क्स होते हैं। आप दोनों चीज़ों को जमा के लिखोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आती है हमारी डेट, डेट के बाद लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, मतलब किनको लिख रहे हैं। फिर लिखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल मुरैना, ये आपका फॉर्मल एप्लीकेशन है।
फॉर्मल लेटर के अंदर में आती है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर देंगे सब्जेक्ट, विषय, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब एक एप्लीकेशन काई के लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी के लिए, ठीक है। उसके बाद दिया जाता है सैल्यूटेशन, मतलब आप बोलते हैं आदरणीय महोदय, वही चीज़। आई एम निशी कौरव स्टडिंग इन क्लास 9th, मतलब मैं एक कहाँ के छात्रा हूँ, निशी कौरव नाम है और 9वीं की छात्रा हूँ। माई फादर इज बींग ट्रांसफर्ड टू भोपाल, मतलब मेरे पिताजी का ट्रांसफर कहाँ पे हो गया है, भोपाल में हो गया है। सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई फर्दर एजुकेशन इन दिस स्कूल, मतलब उनका ट्रांसफर अगर भोपाल हो गया है तो मैं इस स्कूल में पढ़ने के सक्षम नहीं हूँ आगे। काइंडली ग्रांट मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी सो आई कुड टेक एडमिशन इन न्यू स्कूल, थैंक यू। मतलब आप मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाए और मैं इससे क्या कर पाऊँ, आगे जाके दूसरे स्कूल में एडमिशन ले पाऊँ, ठीक है। आगे धन्यवाद बोलकर योर ओबिडेंटली, मतलब आपका आज्ञा करें, निशी कौरव और क्लास 9th लिख देंगे। जो भी आपको प्रश्न में अगर सवाल में नाम दे रखा है तो आप नाम लिख दीजिए, नहीं दिया तो आप कुछ मत दीजिए। बोर्ड परीक्षा में तो आपको कुछ नहीं लिखना होता है, 9th में आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। अब अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आया था आपका ए से, 9th क्लास का फिक्स है आपका। एन इंडियन फेस्टिवल आपका हमेशा आता है, हमेशा आता है। वंडर ऑफ साइंस भी आपका आ जाता है बहुत बार, ठीक है। वंडर ऑफ साइंस और इंडियन फेस्टिवल ये 9th और 10th क्लास के फिक्स है। कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं पर आपको याद करना है। अगर आप ये भी लिखाते हो जो आपको याद है तो आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एन इंडियन फेस्टिवल ये आपको 5 मार्क्स का आता है, इसको आपको 150 वर्ड में लिखना है। देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड रेमेडियल मटेरियल उसमें से देखेंगे। देखिए ये हमारा लिखा है, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे एन इंडियन फेस्टिवल, मतलब एक भारतीय त्यौहार। सबसे पहले उसका देंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले उसका, देखिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। फेस्टिवल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब फेस्टिवल्स क्या है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। फॉर ऑल द फेस्टिवल्स रिचार्ज अस फॉर ए डेली रूटीन, मतलब फेस्टिवल क्या हमें रिचार्ज करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है हम उसे चार्ज करते हैं, ऐसे फेस्टिवल हमें चार्ज करते हैं। हम डेली लाइफ से बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। दिवाली इज़ ए ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, मतलब दिवाली एक क्या है, बहुत ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, भारत में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इट इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट, वह क्या है, रोशनी का त्यौहार है, दीपोत्सव बोला जाता है। वी सेलिब्रेट दिवाली इन मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, मतलब दिवाली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आती है तो अक्टूबर या नवंबर के मंथ में। अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ एवरी, मतलब कार्तिक अमावस्या के दिन आती है आपकी। रीजन फॉर सेलिब्रेशन, रीजन ऑफ सेलिब्रेशन में रहेगा, कारण बताना है हमें क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑन दिस डे लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या फ्रॉम हिज 14 years ऑफ एग्जाइल, मतलब ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री राम कहाँ अयोध्या वापस आए थे, कहाँ से, उनके 14 वर्षों के वनवास से। पीपल ऑफ अयोध्या गेव हिम वार्म वेलकम, मतलब जो अयोध्या के लोग थे उन्होंने उनको वेलकम किया था, उसने उस याद में बनाया जाता है। दैट दे डेकोरेट देयर हाउसेस विथ अर्थन लैम्प्स, मतलब उन्होंने मिट्टी के दिए जलाए थे, उनके घरों को सजाया था। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, उन्होंने मिठाइयाँ भी बांटी थी। सो वी सेलिब्रेट दिस डे इन हिज मेमोरी, तो हम प्रभु श्री राम के आने की खुशी में दिवाली मनाते हैं। अब देखेंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब तैयारी, तो प्रिपरेशन मतलब तैयारी कैसे कैसे करते हैं। पीपल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेस, मतलब लोग क्या करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, साफ करते हैं, वो चीज़ें बताई गई है। द शॉप्स आर पेंटेड एंड रिसेट, मतलब शॉप्स को क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, पुताई वगैरह और सामान जमाना वगैरह वो सब चीज़। डेकोरेटिव आइटम्स आर मेक द मार्केट लुक वेरी ब्यूटीफुल, मतलब जो डेकोरेटिव सजावटी सामान है उससे पूरा बाजार सज जाता है, ठीक है। तो फिर अगला देखेंगे द सेलिब्रेशन, मतलब उसको मनाते कैसे दिवाली को, वो बात हो रही है। दिवाली स्टार्ट्स विद धनतेरस, दिवाली कौन से त्यौहार से स्टार्ट होती है, धनतेरस, लक्ष्मी जी के त्यौहार से, जिसमें हम धन की खरीदी करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं, वो वाली चीज़। ऑन दिस डे पीपल बाय न्यू क्लॉथ्स, मतलब इस दिन क्या लोग नए कपड़े खरीदते हैं, यूटेंसिल नए बर्तन वगैरह खरीदते हैं, एंड क्रैकर्स फटाखे भी खरीदते हैं। दे बाय स्वीट्स फ्रूट्स एंड क्रैकर्स एंड गिफ्ट टू प्रेजेंट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मतलब लोग क्या खरीदते हैं, स्वीट्स खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, क्रैकर्स खरीदते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देने के लिए। ऑन द डे ऑफ अमावस्या पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, मतलब अमावस्या के दिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। दे प्रे फॉर हर शोवर हर ब्लेसिंग एंड वेल्थ अपॉन देम, लोग सुख समृद्धि की कामना करते हैं। द दिवाली नाइट बिकम्स द ब्राइटेस्ट नाइट बिकॉज इलेक्ट्रिक सीरीज अर्थन लैम्प्स एंड डेकोरेटिव लाइटिंग्स etc, मतलब क्या है, दिवाली हमारे साल भर की सबसे ज़्यादा चमकदार रात होती है क्योंकि इस दिन सब लोग फटाखे फोड़ते हैं, सीरीज लगाते हैं, दिए लगाते हैं, इस वजह से। चिल्ड्रन ब्रस्ट क्रैकर्स, मतलब बच्चे क्या करते हैं, फटाखे फोड़ते हैं। अब कोई भी ऐसे लिखेंगे उसमें उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो इंट्रोडक्शन देना होता है।
एडवांटेज मतलब अच्छा ही लिखेंगे। दिवाली इज एंजॉयड बाय ऑल पीपल एवरी कास्ट एंड रिलीजन, मतलब दिवाली हर कास्ट हर रिलीजन के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। इट स्ट्रेटन्स नेशनल यूनिटी, ये बाहर राष्ट्रीय एकता लाता है। पीपल इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो रिमेंबर देयर मदरलैंड बाय सेलिब्रेटिंग दिवाली, मतलब लोग क्या अपने देश को अपनी जन्मभूमि को याद करते दिवाली की, इस दिवाली पर। डिसएडवांटेज, इस डिसएडवांटेज बेटा हर चीज़ का डिसएडवांटेज जरूर लिखेंगे हम। डिसएडवांटेज होता है सम पीपल गेम्बल टू ड्रिंक ऑन दिस डे, मतलब कुछ लोग क्या गेम्बल खेलते हैं, जुआ लगाते हैं उस दिन, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, एल्कोहल पीते हैं। दिस सर्टेनली इज बैड प्रैक्टिस, ये क्या है बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। लाइक वाइज ब्रस्टिंग केकर्स केयरलेसली कॉजेज ए डैमेज और लॉस प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट, मतलब कुछ लोग फटाके फोड़ते हैं, ये किसी के प्रॉपर्टी में आग लग गया, किसी एनिमल को परेशानी हुई, ये नुकसान भी होता है। अब एंड में हम कंक्लूजन निष्कर्ष निकालेंगे, तो निष्कर्ष क्या है, दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब दिवाली क्या है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण त्यौहार है। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस फॉर बोथ रिच एंड पुअर, मतलब ये खुशी लाता है, अमीर गरीब कोई भी हो सबके लिए खुशी का त्यौहार है। वी शुड बी केयरफुल ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर फॉर मेक इट मेमोरेबल, मतलब ये हमें मेमोरेबल बनाने के लिए हम अगर देख के खर्चा किया जाए तो बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत यादगार त्यौहार है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो हम अगर इतना लिख देते हैं तो हमें 5 नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, आप इन पॉइंट को लिख के आप थोड़ा थोड़ा भी इनके बारे में लिख देंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगला है हमारा पिक्चर गाइडेड। पिक्चर गाइडेड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम आ रही है। पिक्चर गाइडेड में हो सकता है चित्र चेंज आ जाए, अगर ये वाला इस टाइप का चित्र आता है हेल्दी लाइफ वाला तो बहुत आसान लाइन है, हमने हमारा बनाया हुआ आंसर है। अगर आप उसको करते हैं आपको एक लाइन याद करनी है और आपको 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक एक शब्द जोड़ना है इसमें, पर आपको कुछ और भी आ सकता है, इसलिए तैयार रहिए, बस आपको इंग्लिश के वाक्य लिखना आना चाहिए। देखेंगे हम इसको कैसे लिखेंगे। ये है हमारा ईट हेल्दी, मतलब हेल्दी लाइफ के ऊपर है। इसमें क्या लिखा है, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर चेकअप, डोंट स्मोक और यूज तंबाकू। अब देखेंगे हम इसको लिखेंगे, देखिए इसको हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिक्चर गाइडेड हमारा 3 मार्क्स का आता है, तो पिक्चर गाइडेड हमारा 3 मार्क्स का आता है। तो देखिए हेल्दी लाइफ, मीनिंग क्या है हेल्दी लाइफ का, हेल्दी लाइफ मीन्स ए लाइफ विदाउट डिजीज, मतलब हेल्दी जीवन का मतलब क्या है, एक जीवन जिसमें कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ जीवन हो। वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक चीज़ हमें समझने की जरूरत है, क्या, दैट हेल्दी माइंड ऑलवेज स्टेस इन हेल्दी बॉडी। आपने सुना होगा स्वस्थ मस्तिष्क हमेशा स्वस्थ शरीर जो होता है उसमें वास करता है। तो हमारा अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो देखिए थिंग्स वी हैव टू डू, हमें क्या क्या करना चाहिए। फॉर हेल्दी लाइफ वी हैव टू ईट हेल्दी फूड, हमें अच्छा खाना चाहिए। फॉर हेल्दी लाइफ वी हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। फॉर हेल्दी लाइफ वी हैव टू अवॉइड स्मोक और यूज ऑफ टबाको, मतलब हमें तंबाकू नहीं खाना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, हमें स्वस्थ रहने का तरीका है। फॉर हेल्दी लाइफ वी हैव टू रेगुलर चेकअप ऑफ आवर बॉडी, हमें हमारे शरीर का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। अगर हम रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं तो हम किसी भी बीमारी को पहले हो बड़ी होने से पहले ही हम उसको समझ लेंगे तो हम उसका इलाज करवा सकते हैं। कंक्लूजन, इफ वी आर अवेयर ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स वी कुड लिव ए हेल्दी लाइफ विदाउट डिजीज, अगर हम इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हैं तो हम हेल्दी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब एक बात सुनिए, 3 मार्क्स का आ रहा है, अगर आप चाहे तो सिर्फ ये एक लाइन, ये जो हिस्सा है सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखकर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको पर हमें ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा लिखेंगे तो हमें जरूर मार्क्स मिलेंगे। फॉर ए हेल्दी लाइफ वी हैव टू, इसके बाद आप पॉइंट लिख दिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आया है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी होता है हमारा ग्रामर। अगर हम ग्रामर कर लेते हैं, देखो ग्रामर आपके फिक्स क्वेश्चन आने हैं, जैसे आर्टिकल आपका एक क्वेश्चन फिक्स है तो आर्टिकल लगता है। अब इसके ऊपर हमने और भी वीडियो बनाई है, आप जरूर देखिए ग्रामर की वीडियो, उसमें थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप उसे देखोगे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। पर अभी फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को देखेंगे, जो कल आपका पेपर है। अगर आप आज इस वीडियो को देख लेते तो कल आपका पूरा काम हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे। और अगर आगे के अपडेट चाहते हो तो इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा इसका। देखिए सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन कहाँ से राइज करता है, ईस्ट डायरेक्शन से। ए एन द आर्टिकल आया है, द डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब फिक्स चीज़ों के साथ, जो फिक्स चीज़ है महान चीज़ है उनके साथ हमेशा दा लगता है, तो क्या आना चाहिए, दा, ठीक है। द सन मून या कोई भी खास चीज़ होली बुक्स वगैरह में दा आता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है। आई डेड बाय मैंगोस, सम मतलब होता है कुछ और एनी मतलब होता है कोई। तो आई डिड नॉट बाय मतलब मैंने कोई आम नहीं लाया है, कुछ आम नहीं लाया, तो कोई आम नहीं लाया, तो क्या होगा, जब भी आप बोलते हैं मैं कोई नहीं लाया, हाँ कभी अपन ऐसा नहीं बोलते कि कुछ नहीं लाया, हमेशा बोलते हैं अपन मैं कोई नहीं लाया,
ठीक है। ही इज इंजीनियर, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ही इज इंजीनियर, ई आया, ई आपका स्वर है तो आपका एन आएगा, वोवल के साथ हमेशा एन आता है आपका, ठीक है। तो ही इज एन इंजीनियर। ए जब आएगा, जब व्यंजन होता है आपका, कॉन्सोनेंट होता है, ई, ए, ई, आई, ओ, यू आपके स्वर होते हैं, वोवल्स होते हैं, इनके साथ हमेशा एन आता है। वी टू वॉच मूवी यस्टरडे, अब यस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है, गो और वेंट दोनों का मतलब होता है जाना, पर वेंट मतलब होता है भूतकाल में गया हुआ, ठीक है, इसलिए वेंट आएगा यहाँ पे। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, मतलब पूल में कोई पानी नहीं है। अब पूल में पानी की बात कर रहे हैं, इसमें मैं और मैंने लिखा है, तो मैं मच और मैं लिखा है तो मच लिख देंगे, पर अगर कोई पानी नहीं के अगर इसमें एनी शब्द आता तो आपको एनी लगाना पड़ता, पर इनने अब मच और मैंने में दिया है, मच और मैं में दिया है, तो मैं तो कभी नहीं आएगा, और कोई चीज़ काउंटेबल नहीं है तो उसमें मच आ जाता है। दे कंप्लीटेड देयर वर्क, तो दे लगा है, दे हमारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमेशा क्या आएगा, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, मतलब उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, ठीक है। हैज हमेशा एक वचन के साथ आता है, सिंगुलर नाउन के साथ आता है, और हैव हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आता है। अगर हम इनमें से हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर हम इन्हें इतना ही कर लेते हैं तो आपके इनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इतना कर लेते हो, आप 6 करके आओ, चाहे एक आध गलत हो जाए, कम से कम नंबर तो मिलेंगे, ठीक है। आगे आप करते जाइए। चलो, अब इसके बाद आता है हमारा डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड, ये थोड़ा बच्चों को डराती है चीज़, पर ये भी बहुत आसान चीज़ है, इसमें हर क्वेश्चन में अलग नियम होता है। देखिए, हम इसको सॉल्यूशन वाली सीट पे देखेंगे, तो जाते हैं इस पर, देखिए जैसा देख रहे हैं हम, डू एज डायरेक्ट मतलब वैसा करना है जैसा आपको निर्देशित किया जा रहा है। तो पहला आया है आपका जंबल वर्ड, यूर पेन कैन गिव मी यू। अब समझ में नहीं आ रहा है, इसको रीअरेंज कर रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो क्या सवाल बनना है, कैन यू गिव मी योर पेन, इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा है सामने वाला, कैन यू गिव मी योर पेन। अब इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है। अब ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जंबल वर्ड की वीडियो आएगी जब। अभी समझ लीजिए, जब भी आपका प्रश्नवाचक वाक्य बनता है तो सब्जेक्ट की जगह पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया, कैन आ गया, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। इसको करना है हमें, कंबाइन करना है, 2 वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें जोड़ना है बट लगाकर। ये सबसे आसान वाक्य आता है आपका, ही वर्कड वेरी हार्ड, बट मतलब होता है परंतु, ठीक है। तो ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, परंतु वहाँ पर एग्जाम पास नहीं हो पाया, तो क्या होगा, ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, अंकित प्लेड हॉकी, अंकित हॉकी खेलता है, इसको हमें बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। तो ये प्रेजेंट, अब ये दिख रहा है हमें ईडी लगा है, मतलब ये आपका पास्ट की बात हो रही है, क्रिया हो चुकी है, अब हमको इसे करना है प्रेजेंट इंडेफिनेट, मतलब प्रेजेंट में कोई कार्य चालू तो हुआ पर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो अंकित प्लेस हॉकी, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगला है हमारा रोहन स्पीक्स इंग्लिश, मतलब रोहन क्या है, इंग्लिश बोलता है, इसको करना है हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो जब भी आपका प्रेजेंट में वाक्य हो रहा है, प्रेजेंट या फ्यूचर में वाक्य हो रहा है, तो उसके साथ डज और डू आएगा, वरना पास्ट में हो गया तो डिड आएगा। तो अगर एक वचन है तो डज आएगा, बहुवचन है तो डू आएगा। तो रोहन, रोहन एक वचन है, हमारा सिंगुलर नाउन है, तो रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, डज नॉट कर दीजिए। दे वॉक्ड इन द डार्क, मतलब वहाँ क्या, अंधेरे में चले, इसको आपको क्या करना है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको पास्ट कंटिन्यूस में करना है। तो दे वर आएगा, वॉज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये बहुवचन है, देव आपका बहुवचन है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा वर आता है, तो दे वर वॉकिंग इन द डार्क हो जाएगा आपका। अगला कंबाइन वाला है, कंबाइन वाला क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके, अजय इज इल, ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। अब इसमें आपको लगाना है सो, लगाना है सो मतलब इसलिए, मतलब अजय इल है, बीमार है, इसलिए वह स्कूल नहीं आया। तो क्या होगा, अजय इज इल सो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, मतलब इस वजह से वह स्कूल नहीं आया, ठीक है। इतना आप कर लेते हैं, ये आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं ग्रामर तक के। अब आपके आएंगे टेक्स्ट बुक वाले, अब हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा, इससे हम बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। और हम देखेंगे अब सेक्शन सी, जो आपका 39 मार्क्स का आता है, 39 मार्क्स बहुत दम रखते हैं, तो इनको भी हमें समझना है। इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब टिक द करेक्ट क्वेश्चन। इसमें आपकी 10th क्लास में भी पूरी सीरीज आएगी, जिसमें आपके 200 समथिंग क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आप एक बार देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी हम फिलहाल समझते हैं, अगर आपने चैप्टर थोड़े भी पढ़े तो आप इनका जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, मतलब वेयर मतलब कहाँ, टॉमी को कहाँ बुक मिली थी, तो टॉमी को मार्जी के घर में बुक मिली थी, ठीक है। अगला,
वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड, मतलब हम विंड से दोस्ती कैसे कर सकते हैं। वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड इफ़ वी आर, मतलब हम क्या होंगे जब अगर विंड से दोस्ती कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग। विंड हमेशा वीक लोगों को परेशान करती है, परेशानी हमेशा कमज़ोर लोगों को परेशान करती है। आप मजबूत रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, what did the grandmother give to the Kezia when she was sobbing, मतलब जब केजिया रो रही थी तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसको क्या दिया था, एक क्लीन हैंकी दिया था उसको, रो रही थी तो उसको चुप करने के लिए, उसको आंसू पोंछने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड जो लेसन है उसके आपके ऑथर कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। ये सर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड एविलिन वॉन्ट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, मतलब एविलिन अपने म्यूजिक से क्या दर्शाना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, क्या सिखाना चाहती थी। मैसेज टू लव फॉर पीस एंड हैप्पीनेस, मतलब मैसेज ऑफ लव पीस एंड हैप्पीनेस वो अपने म्यूजिक से दर्शाना चाहती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज ब्लिस फॉर द पोइट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, मतलब रेन ऑन द पोइट रूफ में पोइट ब्लिस मतलब खुशकिस्मती की बात कर रहे हैं, लक की बात कर रहे हैं, किस चीज़ को बता रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी चीज़ क्या बता रहे हैं वो, तो देखिए लाइंग ऑन द बेड एंड इन ए जॉयफुल मूड, मतलब लाइंग ऑन द बेड इन ए जॉयफुल मूड, मतलब अच्छे मूड में, वो जॉयफुल मूड में बेड पे बैठ के रेन को देख रहे हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा एक्सट्रैक्ट। अगर एक्सट्रैक्ट आप कर लेते हो, एक्सट्रैक्ट हमारे 6 मार्क्स के आते हैं, तो ये भी आपको बहुत आसानी से नंबर दे जाते हैं। इंग्लिश में पास होना बहुत ईजी है आपको, बस थोड़ी सी हमें कोशिश करनी है। देखिए पैसेज आया है, एट द एज ऑफ 2.5 Einstein still was not talking when he finally did learn to speak and utter everything twice, मतलब क्या हुआ है। देखिए हमें पढ़ के समझ में आ रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात हो रही है। तो क्या बात हुई थी, एट द एज ऑफ 2.5 मतलब 2.5 वर्ष की उम्र तक आइंस्टाइन बोलना नहीं सीखे थे ढंग से। when he finally did learn to speak he uttered everything twice, मतलब जब वो बोलना सीखे हर चीज़ को 2 बार रिपीट करते थे। आइंस्टाइन हकला ना जिसे बोलते वो चीज़ करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, मतलब उनको ये समझ में नहीं आता दूसरे बच्चों के साथ खेलना कैसे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम बोरिंग, ब्रदर बोरिंग, मतलब उनके जो साथी थे उनको क्या बोलते हैं, ब्रदर बोरिंग, उनकी बातें किसी को समझ में नहीं आती थी। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, मतलब वो क्या अकेले में खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि वो किस तरह के टॉयज को पसंद करते थे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में मैकेनिकल टॉयज से खेलना पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, मतलब उनकी जो नई जन्मी हुई सिस्टर थी उसको, माजा नाम की जो लड़की थी उसको उन्होंने देखा, तो उसका उनका मन में सबसे पहला सवाल हुआ, फाइन बट वेयर हर व्हील्स, मतलब उसके टायर कहाँ है। मतलब वो इतने ज़्यादा खिलौने के प्रति अट्रैक्टेड थे कि उनको हर चीज़ से लगता था ये हर चीज़ मैकेनिक मशीन है इस तरह से। ठीक है, बाय वॉट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, मतलब बोलना कब तक नहीं सीखे थे, हमने अभी देखा है 2.5 ईयर, तो 2.5 वर्ष की उम्र तक वो बोलना नहीं सीखे थे। अगला, वॉट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम, मतलब एल्बर्ट के क्लासमेट उनको क्या बोलते थे, ब्रदर बॉय। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन है, वॉट डिड आइंस्टाइन लर्न टू प्ले विथ, मतलब आइंस्टाइन को किस चीज़ से खेलना पसंद था, तो हमने अभी पढ़ा मैकेनिकल टॉयज से खेलना उनको बहुत पसंद था। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, एक एक्सट्रैक्ट आपका कहानी से आता है और एक पोएम से आता है। 3 मार्क्स हम आराम से ला सकते हैं। 3 मार्क्स देखिए, पोएम से व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर, मतलब गीली शेडोज की बात हो रही है, बादलों की बात हो रही है। ऑल ओवर द स्टारी स्पेयर एंड द मेलंचोली डार्कनेस जेंटली विप्स द रेनी टीयर्स, वॉट ए ब्लिस प्रेजेंस प्रेस द पिलो ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिस्निंग द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, मतलब ये रेन ऑन द रूफ चैप्टर की बात है। पोएम की एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको दिखाएंगे इसके बारे में क्या बात हो रही है। अब ये देखिए कौन सी पोएम की बात है, सबसे पहले सवाल आया है, तो आपको अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा रेन ऑन द रूफ पोएम की बात हो रही है। जहाँ भी रेन शब्द आया मतलब रेन ऑन द रूफ की बात हो रही है। ब्लिस मतलब होता है आपकी दुआ देना, आप किसी को दुआ देते हो, ब्लेसिंग देते हो, उसको ब्लिस बोला जाता है। तो उसका विपरीत क्या होगा, कर्स मतलब बद दुआ देना। ठीक है, वेयर डू शेडोज ओवर, शेडोज कहाँ पे उड़ रही है, बादल कहाँ पे उड़ रहा है, स्टार स्पेयर, ये अर्थ को आपकी स्टार स्पेयर बोला है, अर्थ एक बॉल शेप की होती है इस वजह से। ठीक है, ये हमारे 2 एक्सट्रैक्ट पूरे हो गए। अब देखिए हमारे टिक द करेक्ट वाले छोटे मोटे आंसर लिखने वाले आंसर खत्म हो गए। अब हमारे हैं मेन आंसर्स। तो आपके देखिए 6 नंबर के लिए आ रहा है, एनी 6 करने हैं आपको, इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 2-2 नंबर के लगभग है आपके।
तो वॉट ए टेली बुक, एक टेली बुक क्या है? ऐसी बुक जिसमें आप किताब को स्क्रीन पर देख के पढ़ सकते हैं। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट इज बिग ब्रेक, जब रेडियो इंडिया में चालू हुआ था? ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, सिर्फ इनको आपको याद करना है, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। हु आर द पीपल्स इन केजियाज फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन से लोग थे? उसकी मम्मी पापा दादी और वो, और नौकरों की भी बात हुई है। वाई डिड आइंस्टाइन राइट लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, मतलब आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रोजवेल्ट जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उनको लेटर लिखा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो रही थी, लोग एक दूसरे पर बॉम्ब गिरा रहे थे, इससे ह्यूमैनिटी को नुकसान होगा, ये बोला था। वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ पे था? तो रामेश्वरम में मॉस्को स्ट्रीट में था। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, मतलब अब्दुल कलाम जी ने अपनी फर्स्ट वेजेस कहाँ से आई थी? उनकी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से। वो डिड मार्जी राइट इन डायरी, मार्जी राइट इन हर डायरी अबाउट ए बुक, ए रियल बुक, मतलब हमारे समय की बात हो रही है, हमारी बुकों की बात हो रही है। हमारे लगभग बड़े छोटे आंसर हो चुके हैं सारे। अब देखिए आपका एनी 2 करने हैं, आपको 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपके। तो देखिए हमें विंड से दोस्ती कैसे करनी है, अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो विंड हमारे लिए अच्छी होगी। ट्रेवलर ने अपने आप को कहाँ पाया? उसने टू रोड दा, जहाँ से डाइवर्स हो रही है, रोड नॉट टेकन की पोएम का बात हो रही है, वहाँ पे पाया। ठीक है। सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स इन पोएट्स माइंड, ड्रेन ऑन द रूफ की बात हो गई। ऐसे ही आपके गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चनों को कर लेते हैं, आप उस पूरा पेपर को देख लेते हैं, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। आपको अच्छे से तैयारी करनी है और आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। क्योंकि देखिए आप अगर रिक्वेस्ट मानेंगे, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, तो आपका कंटिन्यू जो फ्यूचर में आपको वीडियोस मिलेगी वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अभी इस पर बहुत सारी वीडियोस बननी है, जो ग्रामर से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आपकी वीडियो बनेगी, वो आपको बहुत काम आएगी। तो थैंक यू क्लास, हमारे 9th और 10 दोनों क्लास के लिए हम ये वीडियोज़ बनाते हैं, ये आपके काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू क्लास।